हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सेल्फ मेड ट्यूटोरियल। आप सभी का सेल्फ मेड ट्यूटोरियल में फिर से एक बार स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और अच्छा रहना भी चाहिए, क्योंकि ये जो सिचुएशन चल रहा है ये बहुत ही डिफ़िकल्ट चल रहा है। अपने आप को सुरक्षित रखें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपनों का और दूसरों का भी सहयोग करें, ठीक है। और उसमें सहयोग करने के दौरान और सारे सिचुएशन को झेलते हुए अपनी पढ़ाई पे भी फोकस करनी पड़ेगी, क्योंकि जो एजुकेशन सिस्टम है वो तो बंद नहीं होने वाला और इसी पे सारा बेस्ड है हमारा फ्यूचर। तो इसको भी हमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। तो चलिए हम देखते हैं, जैसे कि ये वीडियो जो है वो BHU एमएड 2010 का क्वेश्चन पेपर है, जिसका हमने दो पार्ट हमने बना के ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, ठीक है। और ये थर्ड वीडियो है उसका 2010 का एमएड BHU एमएड 2010 का क्वेश्चन पेपर। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात आप लोगों को सभी को बता दूँ कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सेल्फ मेड ट्यूटोरियल के नाम से, उस पर हम ना आप लोगों का प्रैक्टिस स्टार्ट करवाने वाली हूँ मैं, जिसमें आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको उसका आंसर देना है। अगर जहाँ पे आप नहीं कर दे पाते हैं तो वहाँ पे मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगी। तो अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया तो आप लोग जुड़ जाओ, जिससे आपको और थोड़ी मौसम ठीक ठाक है, अच्छी है, थोड़ी हवा चल रही थी, उसमें दरवाजे लगे हैं। ओके, एनीवे, तो हम कहाँ थे? या टेलीग्राम चैनल, जिसमें हम सब जितने भी मेंबर होंगे वो सारे डिस्कशन के थ्रू आप लोगों को भी एक डिस्कशन का माहौल मिल जाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ग्रुप डिस्कशन एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है पढ़ने की, ठीक है। तो उसमें आप लोगों का भी थोड़ा माइंड डाइवर्ट होगा, आप लोगों को भी थोड़ी हम ग्रुप की फीलिंग आएगी कि हम लोग भी पढ़ रहे हैं, साथ में पढ़ रहे हैं। तो वहाँ पे आप लोगों का 1 घंटे का 1.5 घंटे का क्लास चलेगा, जहाँ पे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, देखिए सारे टॉपिक्स जो है इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप हमें कोई भी देखिए कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या एंट्रांस एग्ज़ाम हो, उसका कोई भी ये नहीं होता है, सिलेबस नहीं होता है। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम खैर वो तो अलग बात है, लेकिन एंट्रांस का जो है तो इसमें तो थोड़ा हमें पता होता है कि किस एरिया से हम जिस क्लास की एग्ज़ाम देने वाले हैं, एंट्रांस देने वाले हैं, उससे बैक ईयर के सारे मतलब पिछले ईयर में जो भी हमने पढ़े हैं वो उससे आएंगे, तो इसमें तो थोड़ा लिमिट हो जाता है। लेकिन फिर भी इसमें भी बहुत सारे वास्ट सिलेबस होते हैं, तो उसमें हमें कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है जो इम्पोर्टेंट है और उससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब देखो सब पे आप एक बार ध्यान दोगे तो वो सक्सेसफुल नहीं रहेगा, क्योंकि आपको उसी पे फोकस करना है जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आए। देखिए अगर मान लीजिए 5 क्वेश्चन है, 5 यूनिट है, 5 यूनिट में से 1 यूनिट में आपको 1 नंबर का आता है, दूसरे यूनिट से 10 क्वेश्चन आते हैं, और तीसरा यूनिट से दो मतलब क्वेश्चन आते हैं, चौथा यूनिट से 5 क्वेश्चन आते हैं। तो आप किसको फॉलो करोगे? आपको पहले सेकेंड यूनिट और थर्ड यूनिट को ज़्यादा माइंड में रखना होगा, जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो वह उस स्ट्रैटेजी के थ्रू मैं आपको जो प्रैक्टिस है वो करवाऊँगी, और मेरे पास जो भी नोट्स अवेलेबल होंगे मैं उसका नोट्स टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूँगी या उसका वीडियो मैं बना दूँगी। ओके, तो बहुत हो गई इस पे बातें। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो वो ज्वाइन कर ले। आज से मैं टाइमिंग बता दूंगी 9 o'clock। आप लोग भी अपना सजेशन दीजिएगा, आप लोग कितने बजे से फ्री हो, क्योंकि घर पे रहने पे बहुत सारे काम भी होते हैं, तो आप टाइम बता सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं भी एडजस्ट कर लूँगी। ओके, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम बढ़ते हैं अपने थर्ड वीडियो का। जो हमारा जो मेन ये है करना, वो है 51। अभी तक हमने 50 क्वेश्चन कर लिए हैं, अब हम करेंगे 51 से। इन अ स्कूल टाइम टेबल अ हार्ड सब्जेक्ट इज प्रेफरेबल टू बी अलॉटेड इन विच पीरियड। तो ये होगा, यानी कि विद्यालयीन समय सारणी में एक कठिन विषय को किस कालांश में स्थान देना उचित होगा? तो प्रथम कालांश, क्योंकि उस टाइम क्या होता है, मूड फ्रेश होता है। ये थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना होगा कि देखिए जो फर्स्ट पीरियड होता है उस टाइम सारे बच्चे का माइंड जो होता है बहुत ही एकदम फ्रेश होता है, फ्रेश माइंड से घर से वो आते हैं, और उस टाइम अगर आप किसी कठिन डिफिकल्ट सब्जेक्ट है उसको पढ़ाइएगा तो बच्चे के माइंड में ज़्यादा सेट करेगा। और अगर द्वितीय तृतीय या मध्य अवकाश के ठीक पहले अंतिम कालांश में करोगे तो उनका थोड़ा माइंड जो होता है थोड़ा सा इंगेज हो जाता है, और उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ा दिए जाते हैं एक दो पेपर पढ़ाने के बाद, तो वो थोड़ा सा उनका लोड हो जाता है और थोड़ा कठिन सब्जेक्ट को पढ़ नहीं पाते हैं। तो क्या होगा, प्रथम कालांश होगा, ठीक है। हु इज़ द प्रोपोनेंट ऑफ
काउंटिनेंस मॉडल ऑफ करिकुलम इवैल्यूएशन, ये जो है आपका नॉलेज एंड डेवलपमेंट करिकुलम जो आपने पढ़ा होगा, सॉरी नॉलेज एंड करिकुलम है आई थिंक, या तो उसमें आपके और सारे अलग अलग यूनिवर्सिटी के अलग अलग होते हैं अपने अपने पेपर। तो इसमें देखिए ये पाठ्यक्रम मूल्यांकन के कॉन्टिनेंट मॉडल के प्रवर्तक कौन थे पूछ रहा है, तो इसका होगा स्टेक। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। और कुछ और मॉडल है, 2-4 मॉडल, पता नहीं, आई डोंट नो आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं, लेकिन मैं उस मॉडल के जो प्रोपोनेंट है, जो सिर्फ प्रोपोनेंट पूछ रहा है, वो मैं आपको बता दूंगी। या अगर आप थोड़ा सा कष्ट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि स्टफल विन आप ढूंढ सकते हो कि कौन सा मॉडल दिए थे, टायलर जो है कौन से मॉडल दिए थे, लेवी जो है कौन से मॉडल दिए थे। इससे भी आपको आसानी हो जाएगी, थोड़ी सी आपको अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी कि हाँ किसने क्या दिया है, और आप वो नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज मैं तो ही हूँ ही, आप लोगों से जो डिस्कशन चलेगा उसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज डज नॉट फॉल अंडर नॉन कॉग्निटिव बिहेवियर, तो इसमें निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र असंज्ञानात्मक व्यवहार के अंतर्गत नहीं आता है। तो जैसे आपने पढ़ा होगा कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में आपने पढ़ा होगा कि कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर, तो कॉग्निटिव में माइंड से रिलेटेड, कॉग्निटिव संज्ञानात्मक यानी संज्ञान से रिलेटेड जो भी आपके कंसेप्ट होंगे वो सारे क्या होंगे, कॉग्निटिव डोमेन में आएंगे। उसके बाद इफेक्टिव यानी कि इमोशंस, ये जो है सारे ये आपके आएंगे अफेक्टिव डोमेन में। एटीट्यूड, वैल्यू, मोरल, और क्या हो सकते हैं, ये सारे आपके इफेक्टिव डोमेन में आएंगे। साइकोमोटर डोमेन में आएंगे यानी फंक्शनल, यानी जो कार्य करने वाला हो, जिसमें हमारे ऑर्गन्स काम करें, वो आते हैं उसमें। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक व्यवहार के अंतर्गत नहीं आता। तो देखिए इंटरेस्ट भी आता है, वैल्यूज भी आते हैं, एटीट्यूड भी आते हैं, इवैल्यूएशन नहीं आता। ठीक है, इवैल्यूएशन कहाँ आता है, इवैल्यूएशन आता है आपका कॉग्निटिव डोमेन में, जिसमें नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, सिंथेसिस, एनालिसिस, वो सारे होते हैं, और लास्ट में इवैल्यूएशन होता है। तो आपको ब्लूम टैक्सोनॉमी के पांचों जो दो थ्री जो यूनिट में, सॉरी 3 क्लास में डिवाइड किया गया है, उसे फिर सब क्लास में डिवाइड किया गया है, तो उसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। और फिर लास्टली दवे ने जो दिया है उसको भी ध्यान में रखना होगा। और जो नया जो आया है, जो किसने दिया है, कैटवेल और एक करके कुछ नाम है, उसने एंडरसन, उन्होंने जो 2010 में मॉडल दिए हैं, थोड़ी सी चेंजेस की है सब क्लासेस में के पोजीशन में, तो उसको भी ध्यान में रखना होगा। अगर आप मैं बात और बता दूँ आपको कि इसे आप ऑर्डरली भी याद करोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि ऑर्डर भी पूछ देता है कि इसको ऑर्डर में इसे लिखें, क्रमानुसार लिखें। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द रियल मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी इज, तो क्या है। तो देखिए साइकोलॉजी के डेवलपमेंट का तो आपको पता होगा ही कि फर्स्ट जो ये एक डिसिप्लिन, पहले तो ये फिलॉसफी में था, लेकिन फर्स्ट टाइम ये 1879 में फिलॉसफी से अलग हुआ, इसके डिसिप्लिन का इसके इस्टेब्लिश किया गया, इसके डिसिप्लिन को, जिसमें फर्स्ट जो था लिपजिंग में एक लेबोरेटरी, साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी इस्टेब्लिश किया गया। उन्होंने किसने किया था, वुंट ने किया था। ठीक है, तो उस टाइम ये हुआ था। तो पहले, उससे पहले क्या था कि साइकोलॉजी को साइंस ऑफ सोल माना जाता था, उसके बाद साइंस ऑफ माइंड माना गया, उसके बाद साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस माना गया। लेकिन लास्टली बिहेवियरिज्म वालों ने, जो स्कूल्स है, 5 स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, तो उसमें साइंस ऑफ बिहेवियर, तो मेन जो एग्जैक्ट मीनिंग होगा इसका वो होगा साइंस ऑफ बिहेवियर। आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजिकल स्कूल्स जो होते हैं, थॉट ऑफ स्कूल जो होते हैं, स्कूल्स साइकोलॉजिकल थॉट, उसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और उसके प्रोपोनेंट कौन कौन से हैं वो भी आते हैं, उसके फॉलोअर कौन कौन से हैं वो भी आते हैं। ठीक है, वैसे हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे ग्रुप में, तो मैं इससे कुछ क्वेश्चन पूछ लिया करूँगी, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आते ही आते हैं। और जो वेस्टर्न फिलोसफी है उसके भी प्रोपोनेंट्स के नाम आते हैं। एनीवे, चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। मनोविज्ञान का वास्तविक अर्थ क्या है, व्यवहार का विज्ञान, आपको पता चल गया। और ये भी आ सकता है कि साइकी क्या है, तो वो
साइकी अलग एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द मीन ऑफ साइकी। तो साइकी मतलब होता है माइंड। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग करिकुलम। अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग करिकुलम कौन है। तो आपने पढ़ा होगा करिकुलम एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम, प्रॉब्लम बेस्ड करिकुलम, चाइल्ड सेंटर्ड यानी कि लर्नर सेंटर्ड करिकुलम। ये सारे करिकुलम डिफरेंट टाइप्स के हैं, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि समस्या को हल करने वाला क्या है। तो कोर पैटर्न तो होगा नहीं, शिक्षार्थी केंद्रित वो होगा नहीं, शिक्षक बेस्ट हो जाएगा। और समेकित यानी इंटीग्रेटेड, तो वो जिसमें सारा इंटीग्रेटेड हो, इंटेग्रल हो। तो इसमें क्या होगा, क्रिया केंद्रित होगा। एक जो पाठ्यक्रम समस्या हल करने वाला हो तो कौन सा कैसा होना चाहिए। जब एक्टिविटी बेस्ड होगा तो बच्चे खुद से करके, जिसमें टीचर की भी हेल्प रहेगी, वो काम करेंगे। और लर्नर सेंटर, हम इसमें कंफ्यूजन होगा कि आपको लर्नर सेंटर क्यों नहीं हो सकता। तो लर्नर सेंटर इसलिए नहीं हो सकता कि उसमें सिर्फ बच्चा ही मेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनुअल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय स्कूल्स ऑन लोकल लेवल आर। अब यहाँ पे बोल रहा है विद्यालयों में स्थानीय स्तर पर, यानी देखिए लोकल लेवल पे, लोकल स्कूलों में आयोजित होने वाले वार्षिक परीक्षा होते हैं कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन, ठीक है, कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि क्यों। तो देखिए लोकल लेवल पे यहाँ पे पूछ रहा है, यानी कि जो लोकल रूरल एरिया हम मान सकते हैं या कोई गवर्नमेंट स्कूल भी मान सकते हैं, वो उस वहाँ पे कैसे होता है, तो वो कंटिन्यूअस होता है। अब आप पूछोगे कंटिन्यूअस कैसे होता है, तो कंटिन्यूअस इसलिए होता है कि वहाँ पे एग्ज़ाम एक तो होता है मंथली लेना, एक मंथली सॉरी तिमाही जो होता है, 6 माही इस टाइप का, और फिर उसके बाद होता है एनुअल होता है। लेकिन कंटिन्यूअस में ये होता है कि हम किसी कोई एक्टिविटी दे दिए, कोई प्रोजेक्ट दे दिए या कुछ काम करा लिए, कुछ असाइनमेंट दे दिए, तो ये जो होता है ये कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन होता है, ठीक है। तो ये होगा इसका आंसर। इन विच ईयर वॉज नेशनल लिटरेसी मिशन एस्टैब्लिश्ड। अब पूछ रहा है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब स्थापित हुआ, तो ये हुआ 1988 में। अब आपको ये भी थोड़ा आपको ध्यान में रखना है, और नेशनल लिटरेसी मिशन से रिलेटेड और कुछ भी आपको मिले वो भी आपको ध्यान में रखना है। विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन डिस्टेंस एजुकेशन। अब डिस्टेंस एजुकेशन में जैसे SLA में आपने पढ़ा था पीछे, सेल्फ लर्निंग, तो ये भी उसी से रिलेटेड है कि कौन सा रिक्वायर्ड नहीं है, किसकी ज़रूरत नहीं है डिस्टेंस एजुकेशन के लिए। तो ये है पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम, ये है प्रिंट मटेरियल, इसकी भी ज़रूरत है, यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, इसकी भी ज़रूरत है। जैसे ओपन स्कूल इग्नू के बारे, स्कूल नहीं, डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में पूछ रहा है। अब डिस्टेंस एजुकेशन में उसके स्कूल भी हो सकता है, यूनिवर्सिटी भी हो सकता है, ठीक है। तो ओपन यूनिवर्सिटी या ओपन स्कूल आपने जो पढ़ा था पिछले एक क्या था, स्कूल का भी था, ओपन स्कूल और ओपन यूनिवर्सिटी का भी था। तो उसमें क्या होता है, रेगुलर क्लासरूम टीचिंग नहीं होता है। देखिए अगर आपने पढ़ा होगा, वो क्वेश्चन आपको याद होगा, तो उसमें पूछा था कि क्या सही आई थिंक स्टेटमेंट है, तो उसमें था कि ये भी ऑप्शन था कि रेगुलर क्लास और टीचर का संबंध होना, तो ऐसा कोई इंटरेक्शन नहीं है डेली बेसिस पे, ठीक है। तो इसका आंसर थर्ड होगा। दूसरा है, नेक्स्ट है विच वन इज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, यानी कि दोनों कौन है, तो हो जाएगा फ्लॉपी डिस्क। देखिए प्रिंटर, अगर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और बाय द वे चैनल पे आपको BHU से ही रिलेटेड, मतलब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं नॉर्मली, वो आपको उससे रिलेटेड वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं कंप्यूटर वाले प्लेलिस्ट में जाके। ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, फ्लॉपी डिस्क, क्योंकि प्रिंटर जो है आउटपुट होता है, माउस भी माउस इनपुट होता है, और जो कीबोर्ड होते हैं वो इनपुट होते हैं। तो फ्लॉपी डिस्क जो है दोनों का काम करता है। अब यहाँ पे क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है कोई, तो यही होगा। नेक्स्ट है विच वन इज नॉट अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब यहाँ पे आ गया आपका स्टैटिस्टिक की बात। स्टैटिस्टिक आपने सांख्यिकी आपने पढ़ा होगा, तो इसमें पूछा है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्जन होता है, या वेरिएबिलिटी होती है, या स्प्रेड होता है, और एक होता है मेजर ऑफ पोजीशन। तो मैं इससे रिलेटेड मैं आपको डिस्कशन में बहुत सारे क्वेश्चन आपको सोल्व करवा दूंगी, क्योंकि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट ये जो पोर्शन होता है ये होता है, लेकिन इसी से ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और बच्चे इसी में फंसते हैं।
ठीक है, तो इसका जो अभी का जो आंसर होगा वो होगा वेरिएंस। वेरिएंस नहीं है क्योंकि सेंट्रल टेंडेंसी में 3 ही होते हैं, मीन, मीडियन, मोड। अभी ज़्यादा मैं यहाँ पे नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं इसे बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ, और अलग से सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगी इस पर, और ग्रुप में डिस्कस भी करूँगी टेलीग्राम वाले ग्रुप पे। द चेयरमैन ऑफ यूनेस्को इंटरनेशनल कमीशन एजुकेशन वॉच, यानी कि यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। कौन थे? तो वो थे एडगर फॉर। ठीक है, इंटरनेशनल कमीशन एजुकेशन पूछ रहा है, नेशनल एजुकेशन कमीशन नहीं, जो यूनेस्को के द्वारा की कराया मतलब कमीशन बनाए गए थे वो इंटरनेशनल कमीशन एजुकेशन थे। और क्या है इसके? एडगर फॉर। और इसके जो एक जो बोलते हैं ना लर्निंग टू बी, एक इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट थीम है इसका, लर्निंग टू बी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। द सेंटर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र क्या होता है? देखिए, पाठ्यक्रम नहीं होता, विद्यालय नहीं होता, अध्यापक नहीं होता है, बालक जो होता है मेन होता है। साइकोलॉजी किसके लिए बनाया जाता है? क्योंकि अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो साइकोलॉजी में चाइल्ड डेवलपमेंट की बात की जाती है, चाइल्ड लर्निंग की बात की जाती है, बच्चे कैसे पढ़ते हैं, कैसे क्या करते हैं, कैसे नॉलेज को एक्वायर करते हैं, लर्निंग करते हैं, तो ये बच्चों से रिलेटेड है। रूट मीन स्क्वायर डेविएशन इज, अब यहाँ पे बात आ गई जो हमने बताया था मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी या स्प्रेड, तो ये बोल रहा है रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। ये मैं फार्मूला आपको बताऊंगी, ये सारे फार्मूले हैं, आपको फार्मूला याद रहेगा तो आप ये आसानी से दे सकते हो। तो इसका आंसर होगा स्टैंडर्ड डेविएशन। डोंट वरी, ये थोड़ा कम्प्लेक्स होता है ये पोर्शन, लेकिन आप इजीली कर पाओगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपैरेटिवली न्यू टर्मिनोलॉजी, निम्नलिखित में से कौन सा एक अपेक्षाकृत नया परिभाषिकी है, यानी नया टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, तो इसका है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, भिन्न योग्यता वाले बच्चे नहीं, विशिष्ट बच्चे नहीं, अपंग बच्चे नहीं, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रत्यक्ष, अनुमान एंड शब्द आर 3 सोर्स ऑफ नॉलेज। देखिए, सोर्स ऑफ नॉलेज जैसे ये मैंने बताया था ना आपको कि आप पढ़ोगे जब फिलोसफिकल इंडियन फिलोसफी, तो आपको उसमें नॉलेज जनरेशन के बारे में आपको क्या रखना है, मेथड। जो एजुकेशन के कंपोनेंट है 5, यानी शिक्षा का मतलब क्या है हर दर्शन के अनुसार, ऑब्जेक्टिव्स क्या है हर दर्शन के अनुसार, शिक्षा के ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए, एजुकेशन का करिकुलम क्या होना चाहिए, एजुकेशन का मेथड क्या होना चाहिए, और एजुकेशन के उसके थ्रू विद्यालय कैसा होना चाहिए, बच्चा कैसा होना चाहिए, शिक्षक कैसा होना चाहिए, डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए। तो ये आपको हर दर्शन के बारे में थोड़ा थोड़ा इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पे नॉलेज जनरेशन को बोल रहा है, तो इसका जो होगा आंसर वेद होगा। प्रत्यक्ष मतलब ये बोलता है कि आँख से देखा हुआ, एकदम से प्रत्यक्ष हो सामने। अनुमान होता है कि एक अनुमान जो बड़े बुजुर्ग लगा के जाते हैं या हम खुद लगाते हैं, कुछ मतलब ऑथोरिटेटिव, ऑथोरिटी जो बेस होता है ना, वो बोलता है यहाँ पे सब जो पहले लिखे जा चुके हैं। तो ये क्या था? वेद। वैसे अभी भी ये बहुत ही प्रचलित धारणाएं हैं कि जो वेद पुराण में लिखे जा चुके हैं तो इसको फॉलो करना ही पड़ेगा, लेकिन बहुत हद तक थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हुई जब 19th सेंचुरी में साइंटिफिक मेथड का मतलब वो इवॉल्व हुआ साइंटिफिक मेथड, तो उसके थ्रू थोड़ी सी हमारी जो सुपरस्टिशंस और नॉन साइंटिफिक एटीट्यूड जो थे वो ख़त्म हुए। इट इज़ नेसेसरी फॉर द एजुकेशन ऑफ एडोलसेंस, किशोरों की शिक्षा के लिए आवश्यक है आदर्श शिक्षा। आदर्श शिक्षा में आपके सब आ जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिवीजन ऑफ एनसीसी, यानी एनसीसी होता है नेशनल कॉडेट भूल रही हूँ, एनीवे हम लोग को उसे नहीं देखना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन सा डिवीज़न नहीं है, तो जूनियर डिवीज़न जो होता है वो होता है आपका 10th लेवल के नीचे, 10th अब मतलब बिलो 10th
या 11-12 या 10th बिलो भी बोल सकते हैं। और सीनियर एजुकेट डिवीज़न जो होता है, जहाँ पे अगर 11th से क्लास होते हैं कॉलेज में, तो वहाँ पे सीनियर लेवल बोलता है। और गर्ल्स डिवीज़न एक अलग होता है, लेकिन एडल्ट डिवीज़न नहीं होता। तो इसका आंसर क्या होगा, ये होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हिस्टोरिकल रिसर्च द कंटेंट ऑफ द डाटा इज क्रिटिकली इवेलुएटेड। अब यहाँ पे आंसर दिया है कि ऐतिहासिक अनुसंधान में जानकारी की विषय वस्तु का ... में मूल्यांकन किया जाता है। तो इसका विषय वस्तु विश्लेषण, ठीक है, विषय वस्तु विश्लेषण होगा। और इसमें दो आंसर आपको कंफ्यूजिंग लग रहे होंगे कि ऐतिहासिक अनुसंधान में जानकारी की विषय वस्तु का मूल्यांकन किया जाता है किसके थ्रू, तो विषय वस्तु विश्लेषण या विषय वस्तु विश्लेषण के द्वारा। एक समालोचन, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है ऐतिहासिक अनुसंधान में जानकारी की विषय वस्तु, यानी जो हमने डाटा कलेक्ट कर लिए हैं, कंटेंट, ठीक है, तो कंटेंट ऑफ द डाटा बोल रहा है, ठीक है, इज क्रिटिकली इवैल्यूएटेड इन क्या होता है, आंतरिक इंटरनल क्रिटिसिज्म, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, व्हेन वाज एजुकेशन इंक्लूडेड इन द कंकरेंट लिस्ट। शिक्षा को संविधान की समग्र सूची में कब, मतलब सूची में कब रखा गया। व्हेन वाज एजुकेशन इंक्लूडेड इन द सम्मिलित किया गया, तो 1976 42 अमेंडमेंट आई थिंक, या इसमें उसी टाइम सेकुलरिज्म और सोशलिज्म आई थिंक इसको भी शामिल किया गया। अकॉर्डिंग टू गीजू भाई बधेका, इनका नाम है, पूरा नाम गीजू भाई, एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड शुड स्टार्ट विथ, मतलब गीजू भाई के अनुसार बालक की शिक्षा प्रारंभ होनी चाहिए पठन से। देखिए आप लोग थोड़ी जो थिंकर हैं, एजुकेशन थिंकर, उसको भी आपको माइंड में रखना होगा। जैसे गांधी हो गए हैं, रविंद्रनाथ हो गए हैं, जेडू कृष्णमूर्ति हो गए हैं, उसके बाद आपके गीजू भाई बधेका हो गए हैं, अरविंदो हो गए हैं, ये तो फिलोसफर भी हैं। तो इनको भी जो एजुकेशन के बारे में कुछ अपने विचार दिए हैं, तो उनको भी आपको ध्यान में रखना होगा, उनके भी एजुकेशनल जो कंपोनेंट है उसको। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट इज अरविंदो आश्रम सिचुएटेड इन इंडिया, यानी कि भारत में अरविंद आश्रम किस राज्य में स्थित है, तो दिल्ली, कब है, पौंडीचेरी में है, ठीक है। और वो कब हुआ था, 1910 में, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, स्थापित हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर मिड डे मील स्कीम वॉज स्टार्टेड इन इंडिया। तो आपको बस ध्यान में रखना है 15 अगस्त 1995 को, ठीक है, 15 अगस्त 1995 इसका राइट आंसर है। आपको कैसे याद रखना है, तो 15 अगस्त तो आपको याद ही रहेगा, और 1995 याद करना, 15 अगस्त और 5 लास्ट में, ऐसे याद कर लोगे आप। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव मेजर ऑफ रिमूविंग इनइक्वालिटी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपाय असमानता को दूर करने के लिए प्रभावी नहीं है। शिक्षण शुल्क में वृद्धि, आंसर होगा इसका। इमोशन ऑफ एंगर जनरली डेवलप एट द एज ऑफ, इसका हो जाएगा 3 to 4 ईयर्स, 3 to 4 महीने में होता है। ये जो है इमोशनल डेवलपमेंट, जो आप पढ़ोगे चाइल्ड डेवलपमेंट में होते हैं ना, बहुत सारे 4-5 एस्पेक्ट जो होते हैं, सोशल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, इमोशन डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट, तो उसमें आपको ये आप पढ़ेंगे। अब है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू एजुकेशन, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू एजुकेशन, यानी डायरेक्ट रिटर्न इन्वेस्टमेंट, इनडायरेक्ट रिटर्न, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। आई थिंक कि इसमें क्या होगा, डायरेक्ट रिटर्न इन्वेस्टमेंट, इसका आंसर जो होगा यही, डायरेक्ट
डायरेक्ट रिटर्न जो होता है इसमें नहीं होता है। बहुत मतलब ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से सही शिक्षा कौन नहीं है। सही शिक्षा कौन नहीं है, तो अप्रत्यक्ष लाभ होता है, मानव संसाधन का विकास होता है, पूंजी निवेश किया जाता है, लेकिन डायरेक्ट लाभ इसमें नहीं होता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्या ये जो है मैथमेटिक्स है स्टैटिस्टिक का। तो वैसे भी 65 हो चुका है, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही, और हम जो भी मैथ्स होंगे उसे मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी कि ये कैसे बन रहे हैं, क्योंकि मैथ को आपको ध्यान में रखना है। कुछ रूल्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं, उसे आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि मैथ्स जो होते हैं स्टैटिस्टिक्स से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं आपको। मतलब 25% क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स से ही होते हैं। एनपीसी हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, इसी से ही क्वेश्चन आते हैं, रिसर्च से क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा आपको खुद से पढ़ के समझ नहीं आएगा वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो चलिए, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, फ्रेंड्स में शेयर करें। जो बीएचयू या दिल्ली या कहीं का भी एंट्रेंस दे रहे हो एजुकेशन का, सबके लिए समान ही होता है, क्वेश्चन एक समान ही होता है, ठीक है। तो आप उन्हें शेयर कर सकते हैं, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और फ्रेंड्स को भी शेयर करें चैनल से जुड़ने के लिए। उन्हें भी बताएं कि बीएचयू का जो या कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड एंट्रेंस देना हो तो उन्हें वो जुड़ सकते हैं। और गूगल जो ग्रुप है वहाँ पे भी आप, सॉरी टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे भी आप जुड़ सकते हैं, और वहाँ पे आज से क्वेश्चन प्रैक्टिस आपका प्रैक्टिस करवाया जाएगा। और कुछ जो क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हो तो वो आपको क्वेश्चन सेट वो अवेलेबल करवाए जाएंगे, ठीक है। So thank you so much for watching this video. Take care. Bye bye.